Arts Club was founded in 1943 and is one of Delhi's oldest theatre groups. The group entertained and enthralled audiences in Delhi for 40 years until 1983. We revived the theatre group after 25 years. Ever since then, we try our best to promote art and culture through the medium of dance, drama, and music in the city. On the occasion of Three Arts Club's revival, we have also instituted an award in the name of one of our founder members. The Raja Kaul Rangkarmi Puraskar is awarded to celebrate the contribution of stalwarts in the field of Indian theatre. This year, the recipient of the Raja Kaul Rangkarmi Puraskar is none other than M.K. Raina. I invite Shri Raina on stage. This play is about something what I believe for many years. It's on nuclear energy. Do we need a nuclear bomb to finish off this planet called Earth, or we should preserve it for posterity? It raises some questions. I hope you ponder over them and don't think that the best security in the world today is to keep our borders lined up with nuclear nukes. We are no more safe with them. And it is a play about atomic bomb, what happened in Hiroshima and Nagasaki, and what questions it raises for us all, and what should we be looking at. Thank you very much. Please enjoy your play. मेरा नाम शरद चौधरी है। मैं 21वीं सदी का आदमी हूँ, कैदी हूँ मैं। तुम लोग मुझे कटघरे में ले आए हो। 21वीं सदी का अभियुक्त हूँ मैं, 21वीं शताब्दी हूँ। सुनो 30वीं शताब्दी के मनुष्य, सुनो, मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर। मेरी सदी बेकसूर है, मेरी शताब्दी निर्दोष है। मेरी यह विकृत, विकलांग और कुत्सित शताब्दी निर्दोष है। 30वीं सदी के मनुष्य, सुंदर मनुष्य, सुंदर शताब्दी के सुंदर सुंदर मनुष्य, मेरा विकलांग विकृत चेहरा देखकर फैसला मत करो। मेरी शताब्दी भी खूबसूरत हो सकती थी, शायद बाबा आशी कौन है? क्या कर रही थी? हाँ? इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। मेरी छोड़ो, ये बताओ इतनी जल्दी लौट आए? हाँ लौट आया। क्यों? लगता है आज तुम लोगों का अखाड़ा कुछ जमा नहीं वहाँ। क्यों जमेगा? क्यों नहीं भाई, बहुत सारे लोग थे। फिर चले क्यों आए? क्यों तुम्हें कोई असुविधा है क्या? हाँ बोलो, जमघट अच्छी नहीं लगी भाई? चला आया, बहुत चिल्प हो रही थी वहाँ पे। बहसबाजी हो रही थी लगता है। बहस? हाँ बहस कह सकते हैं भाई। सब लोग सहमत हों फिर भी ये बंगाली लोग तो बहस कर ही सकते हैं ना। आखिर में चीखने चिल्लाने का मतलब भी तो यही है। अच्छा, शोर किस बारे में? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और स्त्री पुरुष संबंध। छोड़ो भी, तुम भी ना, बस तुम्हें मौका चाहिए। ठीक है, अब सही सांस तुम ये क्या लिखने बैठे हो? तो अब और क्या करूं? हैं? क्यों बेकार में अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? शरीर? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हैं? मनुष्य का शरीर उसके अस्तित्व का एकमात्र प्रकाश, एकमात्र प्रमाण। अपने शरीर को आराम से, सुख से कैसे रखा जाए, हरदम इसी बात की कोशिश। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोली नहीं? सुन रही हूँ, दार्शनिक व्याख्या। अच्छा तो बताओ मैंने क्या गलत कहा? गलत कैसे कहोगे? अपने शरीर की इतनी चिंता, फिर औरों के शरीर का हाल क्यों नहीं समझना चाहती हो? नहीं समझना चाहते? किसने नहीं नहीं कहा? नहीं नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आसपास के लोगों को छोड़ो। देखो तुम मेरे शरीर का हाल समझना चाहती हो, वो मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मनुष्य किसी और मनुष्य के शरीर को क्यों नहीं समझता? ये लोग एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देते। जाओ जाकर देखो कौन है। सुनो, मैं भीतर जा रहा हूं और कोई चलता फिरता आ गया हो तो उसे चलता फिरता कर देना। अभी गप लड़ाने का मेरा कोई मूड नहीं है, समझी? चुप भी करो। साधन। हाँ साधन, लगता है पहचान तो लिया है। लो, पहचानोगी भी नहीं? अरे आओ आओ। अरे देखो तो कौन आया है। उसे बुला रही हो? साला बोका कहता है चलते फिरते लोगों को चलता करो भाई। अच्छा तो सब सुन रहे थे, है हाँ। ना? अरे आजकल जो इनका दिमाग है ना, मतलब कुछ भी लिखते रहते। रे साधन बाबू, हैं? केमन आछे? तुम्हारे छे खूब भालो आछी। हाँ। सुना है मेरा चेहरा कुछ खास बदला नहीं, लेकिन तुम्हें भीड़ में देखकर शरद चौधरी समझता और पहचान ही लेता, इसमें मुझे संदेह है। तो फिर क्या मैं बहुत बदल गया हूँ? बहुत नहीं, बस चेहरा कुछ। बाणी इसे खाने वाने को नहीं देती क्या आजकल? अरे वो क्या सब बात छोड़ो कर रहे यार, हैं? बातें पहले तुम ये बताओ, तुम कहाँ से आए, कैसे आए और कब आए? अच्छा ये बताओ, चाय बनाऊं या शरबत बना दूं या कुछ और? क्या खाओगे, जल्दी बोलो। अरे बाबा, इतनी सारी चीजें मेरी भेजिए में एक साथ नहीं समा सकती। पहले थोड़ा सुस्ता ले, फिर सोचेंगे क्या खाना है। हाँ, अब एक एक करके तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। तेरा सवाल क्या था? कहाँ से? हाँ, कहाँ, कब, किस समय? अरे आज अभी दमदम से। हाँ, पर कोई खबर समाचार कुछ भी नहीं। लो, खबर या समाचार देकर आता तो सरप्राइज थोड़े होता। तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर कहाँ है? ये बैग में। सूटकेस लाए नहीं, सुबह होते ही हावड़ा स्टेशन भागूंगा। सुबह ही? हाँ, ना गया तो माँ नाराज हो जाएंगी। भाई आखिर 7 साल बाद स्वदेश लौटा हूं। क्या 7 साल हो गए? हाँ बाणी, तुम्हारा सवाल क्या था? चाय या शरबत? चाय लूंगा, शरबत नहीं, और कुछ भी नहीं। क्यों भाई, पहले की तरह अभी रत जगह की आदत है कि नहीं? पहले से कुछ ज्यादा ही रत जगह होता है अब तो। अरे बहुत अच्छे, फिर तो आज सारी रात स्टेशन पे कटेगी, क्या ख्याल है? अरे खूब, बिल्कुल। फिर तो हो गई छुट्टी तुम्हारी। सारी रात इनसे बातें की तो सिर फिरे होकर घूमोगे। क्यों रे? अरे भाई, बाणी की राय है कि मैं आजकल बहुत गंभीर और दार्शनिक सिद्धांतों की बातें करने लगा हूँ। भाई बाणी कहती है तो सच ही होगा, लेकिन मैं इन सबसे पीछे नहीं हटने का। क्यों? डर नहीं लगता? डर? हाँ। 7 साल यूरोपीय दर्शन के केंद्र में रहकर आए हो, अब तू क्या डराएगा मुझे? तो क्या पेरिस दर्शन का केंद्र स्थान है? मैंने तो कुछ और ही सुना था भाई। भाई पेरिस और भी बहुत सी चीजों का केंद्र स्थान है, जीवन दर्शन उनमें से एक है। कैसा जीवन दर्शन? कैसा? हाँ। इसका तुझे पता नहीं, और सुना था कि दर्शन का मंथन करता रहता है। नहीं यार, कुछ कुछ पता है, लेकिन तुमसे भी तो कुछ ताजा जानकारी लेनी चाहिए ना, आखिर 7 साल रह करके आए हो। तो 7 साल क्या मैं दर्शन के पीछे लगा रहा था? क्यों? तुम तो हमेशा से दार्शनिक थे, कॉलेज के दिन भूल गए? मतलब कुछ भी, मैं साइंस में था। तो क्या साइंस पढ़ करके दार्शनिक नहीं हुआ जा सकता? हो सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि साइंस पढ़ के ही दार्शनिक होना चाहिए, कम से कम आज के युग में। तो तुम्हारा यही विचार है? हाँ। पानी चढ़ा दिया है, चाय अब भी तैयार हो जाएगी। अरे बाबा, जब भी हो, अपन को कोई जल्दी नहीं। बाणी बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। ये साधन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। अच्छा, क्या कह रहे कह हैं? रहा है कि आज के युग में साइंस पढ़ करके ही दार्शनिक होने की सबसे अधिक जरूरत है। दर्शन शुरू? मतलब 7 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा? क्यों भाई, तुम ही तो कहती हो कि मैं बहुत बदल गया हूँ। हाँ हाँ, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मतलब इतने दिनों बाद मिले हो, कुशल समाचार कुछ नहीं, सीधे फिलॉसफी का पचड़ा और दुनिया भर की समस्याओं पर मगज पच्ची। सॉरी 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 सॉरी। ए साधन,
तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। तू कैसा है? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार। तुमने वो बजरंगी भाईजान देखी क्या? अबे देखिए, बहुत अच्छी है। हाँ। और तूने वो बाहुबली देखी? हाँ देखिए यार, पर बहुत इनकम्प्लीट फिल्म है। अच्छा यार। ये बता, तू आजकल कुछ न्यूज ये देख रहा है कि नहीं? यार पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तुम ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है? मेरी माँ क्यों भाई, क्या हुआ? अच्छी है। तो फिर रो क्यों रहे हो? अबे मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। अबे तो बहुत अच्छी बात है। तू ये छोड़, तू ये बता, तेरी पत्नी कैसी है? मेरी पत्नी? अरे मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है भाई। हाँ हाँ, गलती हो गई, पत्नी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों भाई, पत्नी को क्या हुआ? करम फूट गए, पति दार्शनिक हुआ फिरे, और क्या हो। झेलो, अब तुम ही ये दर्शन का पछड़ा उठा लाई थी। अब भला इसमें हमारा क्या कसूर? अच्छा चलो, कोई कसूर नहीं है। तुम उठो तो। उठूं? क्यों भाई? जाओ ना, जरा बाजार जाकर देखो, कुछ मछली वगैरह ले आओ। बानी जाओ, प्लीज, प्लीज। प्लेन का लंच भी अभी तक हजम नहीं हुआ है। लेकिन फिर वही लेकिन। ये दर्शन का बड़ा गंभीर शब्द है। लेकिन, बट, में। मैं क्या? हाँ, मैं नहीं, में। लेकिन का फ्रेंच में क्वा, में पुक्वा, में ऊ। माने लेकिन क्या, लेकिन कहाँ, लेकिन क्यों। माने जैसे कुछ बोलना चाहते हैं, में ऊ, लेकिन बोल नहीं पाते। मेऊ माने? ठेठ हिंदी में माने होगा, किंतु हाँ, और जोर देकर कहने पर हाँ, अवश्य। इसका मतलब है पाश्चात्य दर्शन आजकल नेतिवाचक है। नेतिवाचक हो या ना हो, लेकिन प्रश्नवाचक अवश्य है। प्रश्न क्या है? देख रहे हो ना, वाणी धीरे धीरे दर्शन के जाल में फंस रही है। और करे भी क्या, मुगल के हाथ जो पड़े हैं। बोलो, बोलते जाओ, जचे सो। क्या बोले? प्रश्न क्या है? शायद मूल प्रश्न यही है कि जब जीने का अर्थ ढूंढने से भी ना मिल सकता हो, तो जीने का दायित्व किस पर? चाय का पानी। अरे भाई, मैंने कुछ अनसेंट बोल दिया क्या? अरे नहीं यार, तूने कुछ आंसर नहीं बोला है। रुक जा एक मिनट, बैठ। हाँ, अब बता तू क्या कह रहा था? क्या? अरे भाई, जो तू बोल रहा था कि आज के युग में साइंस पढ़ करके ही दार्शनिक होने की सबसे अधिक जरूरत क्यों है? लगता है तेरा असली सवाल ये नहीं है। तो फिर? तेरा असली सवाल ये है कि हम जीने का अर्थ क्यों नहीं ढूंढ सकते? नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है। क्यों? तूने क्या जीने का अर्थ ढूंढ लिया है? नहीं, पर हाँ, मैं ये जान चुका हूं कि जीने का अर्थ ढूंढने से नहीं मिल सकता। अमित चीनी गो चीनी को तुम्हारे हैं, ओ गो विदेशिनी। बहुत दूर पहुंच गए बंधु। लो भाई, गर्मा गर्म चाय आ गई है। गुड डे बिस्किट है आज तो। भूल गए? 7 साल बाद ऐसे खुशबू देखी है। तुम्हारे पसंद की चाय बनाई है। क्या बात। कलकत्ते में इसकी गुंजाइश है नहीं शायद। कलकत्ते का अपराध क्यों? भाग्य। क्यों? कलकत्ते का भाग्य क्या यूरोप से अच्छा है? हाँ, एक दृष्टि से। अच्छा, और यूरोप से ही क्यों, और भी बहुत सी जगहों से अच्छा है। किस दृष्टि से? कलकत्ते ने कभी युद्ध नहीं देखा। ए! हाँ जानता हूँ, सायरन सुने हैं, इवैक्यूएशन भी भुगता है और दुर्भिक्ष अकाल में भी मरा है, लेकिन मैं यहाँ इन सब भोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? एक पूरा देश का देश, सभी मनुष्यों ने हड्डियों, मांस, मज्जा तक ने भुगता है, रक्त की हर बूंद देकर समझा है, और केवल अपने अकेले का रक्त नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सबका सम्मिलित रक्त। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 बरस, 6 बरस। लेकिन साधन, ये सब बातें 70 साल पहले की हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये यंगर जनरेशन। व्हाट यंगर जनरेशन? इस यंगर जनरेशन का एक बहुत बड़ा भाग अपना अधिकांश समय रॉक, पॉप और डिस्को म्यूजिक सुनने में बिताता है, गांजा फूकता है, और थोड़े से रक्त आनंद के लिए छुरे घोंपता है, और कुछ थोड़े सड़कों पर जाकर चिल्लाते हैं, हमें और युद्ध नहीं चाहिए, नो वॉर। और मजे की बात जानते हो क्या? क्या? इन सब की जड़ में कारण एक ही है। कारण? कौन सा कारण? इनसिक्योरिटी। एक ही शब्द, एटम बम। क्या? हाँ, एटम बम, हाइड्रोजन बम। ऐसे घूर क्या रहे हो? सुना नहीं क्या पहले कभी? मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है, हिरोशिमा। हिरोशिमा। अच्छा, 1 मिनट। साधन, एक बात बता सकते हो मुझे? हाँ। युद्ध शुरू किया जापान ने, जापान पर एटम बम गिराया अमेरिका ने, उससे हमारा क्या संबंध है, बताओ। साधन, आज शाम को विनोद बाबू के यहाँ बैठक में शशांक दुख प्रकट कर रहा था। कह रहा था कि भारत के पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, और चाइना के पास भी।
हो सकता है कि इजराइल के पास हो, लेकिन वो ये बात छिपा रहा है। सोचो साहब, अगर आज की परिस्थिति में ये एटम बम तालिबान या आईएसआईएस के हाथ लग जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, तुम देख रहे हो ना कितने लाखों लोग अपना वतन छोड़ करके दूसरे मुल्कों की ओर चले आ रहे हैं। हाँ? यूरोप में रिफ्यूजी बनकर रहने को मजबूर है। तुमने वो तस्वीर देखी जिसमें एक छोटा नन्हा मासूम सा बच्चा उसकी लाश को समंदर की लहरें अपने साथ घसीट करके किनारे तक ले आए? सबने देखा। दायित्व किसका है? हाँ? बोलो सब, दायित्व किसका है? अच्छा, जाती हूँ, रसोई चढ़ानी है। देखो साधन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, ये बात सच है, लेकिन इसमें क्या तेरी, मेरी या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जिम्मेदारी? तू बता। देखो, जितना भी पाप है वो सब क्या अमेरिका का है क्योंकि उसी ने बम गिराया, या फिर सारा दोष केवल जापान का है क्योंकि उसी ने युद्ध आरंभ किया था? देखो साधन, अमेरिका के सभी लोग इस बात के लिए दोषी नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, और जापान के साथ भी यही सच है। और भारत के लोग ऐसे मौके पर ऐसा पाप नहीं करेंगे, ये बात तुम गारंटी के साथ कह सकते हो? हाँ? नहीं ना? बोलो। ये कहना ज्यादा सच होगा, करेंगे ही। तो फिर मतलब दायित्व मनुष्य मात्र का है। हाँ, मनुष्य मात्र का है। तू मनुष्यों का फैसला करना चाहता है। फैसला? अरे मैं फैसला कैसे कर सकता हूं साधन? मैं तो खुद एक मनुष्य हूं। तू तो कभी एटम बम नहीं गिराएगा ना? कौन जाने। तू मुझे एक बात बता, तू फिजिसिस्ट है, हाँ? मौका पा करके तू कभी न्यूक्लियर बम बनाने में इन लोगों की मदद नहीं करेगा, ये बात तू गारंटी के साथ कह सकता है? बोल, निश्चय पूर्वक कह सकता है यह बात? नहीं कह सकता। तो फिर मैं मनुष्य का फैसला कैसे कर सकता हूं? मैं मनुष्य का फैसला नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। वो मनुष्य मैं खुद हूं। मैं ही कैदी हूं, मैं ही अभियुक्त हूं, मैं ही काउंसिल हूं और मैं ही जूरी, और जज भी मैं ही हूं साधन। ये देखो, ये सब एविडेंस है। एविडेंस, हिरोशिमा, नागासाकी और बिकनी, असल में सारी धरती। मैंने शुरू हिरोशिमा से किया। लेकिन अभी कहां से शुरू करना चाहते हैं? 6 अगस्त सन 1945 सुबह 8:15 उस दिन बहुत कुछ आरंभ हुआ और बहुत कुछ समाप्त हो गया। जो कुछ आरंभ हुआ उसका अंत तो आज तक नहीं हो पाया, लेकिन जिसका अंत हुआ उसका आरंभ मानव सभ्यता के उदय के साथ ही हुआ था।
क्या फर्क पड़ता है, साधन कहीं से भी शुरू करो। फिर भी कुछ तो संगति। संगति? हाँ, संगति, और वो भी हिरोशिमा की। चलो यही सही। टिनियन द्वीप, प्रशांत महासागर के मरियाना एटलस के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप, आकृति जैसे प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह की तरह? हाँ, इस आकृति का एक सांकेतिक अर्थ भी है। तुम चाहो तो यह अर्थ ले सकते हो। अमेरिकन बेस? हाँ, युद्ध शिविर, बार कैंप्स, एयर कंडीशन बैरक्स, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, प्ले ग्राउंड, यानी 30,000 लोगों का एक आधुनिक अमेरिकी शहर। समुद्री मधुमक्खियों ने बनाया था यह शहर। मतलब? सी बीज, यूएसए के नेवी कंस्ट्रक्शन बटालियन का एक नाम। यूरेनियम 235? यस, यूरेनियम 235। इसी को लेकर के एटम बम बनाने की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा पहला गवाह कौन है? फेरेबी। बुलाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी। नाम? टॉमस फेरेबी। परिवार? स्त्री, 4 बच्चे। वर्तमान कार्यस्थल? एयर कमांड हेडक्वार्टर्स, फॉन्टेनब्लो, फ्रांस। 1945 अगस्त महीने में आप कहाँ थे? टीनियन। तब आप लेफ्टिनेंट कर्नल थे? नहीं, मेजर। ओह, हिरोशिमा बहादुरी का प्रमोशन। हिरोशिमा के बाद प्रमोशन। अच्छा उस बाद की बातें अभी रहने देते हैं। आपको मेजर फेरेबी कहें तो कोई आपत्ति? टॉमस भी कह सकते हैं। टॉमस? नहीं नहीं, अभी उसे छोड़ दीजिए। मेजर फेरेबी, 1945 में आपको एक खास काम सौंपा गया था, ठीक है? ठीक है। एटम बम को गिराने की जगह चुनने का भार। तब एटम बम के अस्तित्व का पता मुझे नहीं था। तो क्या आम है रेड के लिए निशाने की जगह चुनने को कहा गया था? अंदाजा था कि कोई नए ढंग का बम है। एटम बम है ऐसा नहीं जानता था। इस महान काम के लिए आप ही को क्यों चुना गया मेजर फेरेबी? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं। एयरफोर्स के 40 चुनिंदा जवानों को छाटा गया था, मेजर फेरेबी उनमें से एक थे। बल्कि यूं कहें कि नंबर 1। जापान के आसमान को इतनी अच्छी तरह से और कोई नहीं पहचानता था, है ना मेजर? हो सकता है। हाँ। टिनियन अड्डे के पहले जापान पर कितनी बार बमबारी हुई थी? करीब 15,000 बार। इस 15,000 अभियान में कितने टन बम गिराए गए होंगे? लगभग 1 लाख टन। जापान के कितने शहरों पर? 70। मतलब सैनिक महत्व के लगभग सभी शहर तब तक नेस्तनाबूद हो चुके थे या फिर कर दिए गए थे। क्यों? हाँ, लगभग। मतलब आपके चुने हुए शहरों का कोई सैनिक महत्व नहीं था? यह कहना मुश्किल है। और शहरों से कम? हाँ। बहुत कम? हाँ। मतलब आम जनता के ख्याल से वो शहर सामरिक नहीं था। बोलिए। मुझे ऐसे शहर चुनने को कहा गया था जहां ज्यादा बम ना गिरे हो। आपके चुने हुए शहरों में से 4 शहरों पर साधारण बमबारी बंद कर दी गई थी, क्या यह सच है? हाँ। मतलब उन्हें बलि के लिए जिंदा रखा जा रहा था? मतलब एटम बम के पूरे विध्वंस को साबित करने के लिए ये छोटे छोटे विध्वंस बंद करने पड़ते हैं, है ना? मुझे क्या इस सवाल का जवाब देना होगा? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, टिनियन में जब एटम बम पहुंचे तो कितने लोगों को इस बात का पता चला? लगभग 50 लोगों को। और कोई नहीं जानता था? नई किस्म का बम है यही अंदाज हुआ होगा लोगों को। आपको कहां तक पता था? मुझे इतना पता था कि एक तो है यूरेनियम 235 और दूसरा है प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 का मतलब क्या है उस समय आपको मालूम था? बहुत शक्तिशाली बम है ये तो जानता था, मगर कितनी शक्ति है ये नहीं समझ सका। तो कब समझा? 6 अगस्त की सुबह। कहां? हिरोशिमा के ऊपर। हिरोशिमा, 6 अगस्त सन 1945। मेजर फेरेबी, आप अपनी उस उड़ान का ब्यौरा बताएंगे? 5 अगस्त को ऑर्डर आया।
20th Air Force, Group number 509, हिरोशिमा, काकुरा, नागासाकी, नागासाकी। चारों शहरों में से किसी पर भी बम फेंक दो, हालात देखकर 3 B-29 प्लेन रात 12 बजे के जरा से बाद ही रवाना होंगे। लीड प्लेन जिसमें बम होगा के पायलट होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। एक सेकेंड, उस प्लेन का नाम क्या था? सभी को मालूम है, नहीं, फिर भी आप बताइए। इनोला गे। हाँ, सभी को ये नहीं मालूम कि ये नाम क्यों पड़ा था, लेकिन आप ये जरूर जानते होंगे। जानता हूं। किसने दिया था नाम? पॉल टिबेट्स। उनको कहां से मिला? पॉल की मां का नाम था इनोला गे टिबेट्स। मातृभक्त संतान, मां का नाम अमर। Is that also a question? नो। अच्छा, एक बात बताइए, तीनों प्लेन में कुल मिलाकर के कितने लोग थे? 11। सभी को मालूम था कि कौन सा बम है? नहीं, सिर्फ आपको मालूम था। मुझे, नेवी कैप्टन विलियम पॉसन्स और पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स को। जब इनोला गे मौत का सामान लिए हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था, दल के सदस्य विभिन्न ढंगों से वक्त काट रहे थे। सभी लोग जहाज में के अगले हिस्से में रखे उस बम के बारे में सोच थोड़ा भयभीत भी थे, जो स्लेटी रंग का था, करीब 10 फीट लंबा और व्यास गज भर था। शायद इससे पहले इतना बड़ा बम उन्होंने नहीं देखा था। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मेजर फेरेबी, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? बम फेंकना। ठीक, उसके बाद? और क्या जानना चाहते हैं? किया क्या? जो मेरा काम था। क्या देखा? हमारे पास 2 मिनट थे। इनोला गे अपना काम खत्म करके राउंड हाउस टर्न ले ही रहा था कि अचानक सारा आकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से जगमगा उठा। संसार के प्रथम एटम बम का विस्फोट हुआ। लगता था हवा नहीं बल्कि धधकती आग हो। जब तक इनोला गे पूरा टर्न ले इतने में हिरोशिमा एक घने धुएं की ओट में गायब हो चुका था। फिर धीरे धीरे लगा कि वो बादल और भी गहरा होकर ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई मुक्का बंद हाथ हो। फिर अचानक वो मुक्का शून्य तक उठाया, लगभग 15,000 फीट ऊंचा आकर आसमान में छतरी सा बिखर गया। अ मशरूम क्लाउड। उसके बाद मैंने कुछ और नहीं देखा। हाँ, उसके बाद तो बाकी के दोनों प्लेन ने देखा। दीवारें राख हो गई और हजारों जाने पलक मारते ही सुहा। लगभग 4.7 वर्ग मील का क्षेत्र पूर्तियां ध्वस्त हो गया। देखा और तस्वीरें खींची। आपने क्या किया? लौट आया। नहीं, उसके पहले हिरोशिमा छोड़ते ही आपने क्या किया? हेडक्वार्टर को यह खबर भेजी। हाँ, मेजर फेरेबी ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ करके उसमें एक समाचार लिखा और वायरलेस ऑपरेटर को दिया। एक संक्षिप्त समाचार, अंग्रेजी के केवल 2 शब्द। कौन से शब्द? बताइए मेजर फेरेबी। रिजल्ट्स गुड। हाँ, रिजल्ट्स गुड। हिरोशिमा के बारे में आप अब क्या सोचते हैं? मुझे जो ऑर्डर मिला वो मैंने पूरा किया, बस। सन 1945 की 26 जुलाई को हमारे मित्र पक्ष ने एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल का फैसला किया, क्योंकि जापान ने अल्टीमेटम मंजूर नहीं किया था। अब उस फैसले की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। फर्ज के एहसास के साथ हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज था। मैं तामील की। वैसे हालात में वैसा हुक्म मुझे आज भी मिले तो मैं उसकी तामील करूंगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि किस कर्तव्य की भावना से आपने वो काम किया। एटम बम गिराने के संबंध में आपकी राय क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं, आपका व्यक्तिगत विचार। फौजी नजरिए के मुताबिक कम से कम नुकसान करके ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल हुआ है। उसका सबूत है, हिरोशिमा के कुछ ही दिनों बाद लड़ाई बंद हो गई और जापान ने अल्टीमेटम मंजूर कर लिया। फौजी नजरिए के अलावा और कोई नजरिया नहीं है? जंग के वक्त नहीं। आज? बात आज की तो नहीं है। लड़ाई के बाद आप कभी हिरोशिमा गए थे? गया था। लड़ाई बंद होने के हफ्ते भर बाद ही किया था। हिरोशिमा के ध्वस्त ढूंढों और टीलों के बीच से चलते समय आपको कैसा लगा? लगा जो करना था अच्छी तरह से किया। अ गुड जॉब, वेल डन। और कुछ नहीं लगा? ना। मन में कोई अपराध बोध या ग्लानि? That's a personal matter। वो मेरा निजी मामला है, किसी को कोई हक नहीं कोई सवाल करे उस सिलसिले में। ओके, मैं अब जा सकता हूं? 1 मिनट। आप मेजर क्लॉड इथरली को जानते हैं? जानता था। पहली भेंट कहां हुई थी?
टीनियन क्लॉड भी हमारे ग्रुप में था। तब वो क्या था? पायलट। कैसा पायलट? होशियार। उसी उम्र में उसे 33 कामयाब उड़ानें भरी थी। स्क्वाड्रन का कमांड भी कर चुका था। उसी उम्र से मतलब तब उसकी उम्र कितनी थी? टीनियन आया तो महज 23 साल का था। उसके 2 ही साल बाद क्लॉड मेजर हो गया था। हिरोशिमा वाले दिन उसकी जिम्मेदारी क्या थी? इनोला गे के साथ जो 2 B-29 प्लेन थे उनमें से एक का पायलट इथरली था। हाँ, हिरोशिमा के 3 दिन के बाद मेजर क्लॉड इथरली को एक और जगह पर भेजा गया था, जापान के एक और शहर पर। शहर का नाम? काकूरा। काकूरा? नागासाकी नहीं? नहीं, असली टारगेट काकूरा ही था। किसी वजह से नाकामयाब होने पर नागासाकी की कोशिश करनी थी। लीड प्लेन का पायलट काकूरा शहर को लोकेट नहीं कर सका। 9 बज चुके थे और टाइफून से देर हो गई थी और जापान के इंटरसेप्टर प्लेन के हमले का भी डर था। यानी काकूरा बच गया और नागासाकी खत्म हो गई। ये सिर्फ भाग्य का खेल ही था। जंग में ऐसे बहुत से खेल होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। मेजर फेरेबी, क्लॉड इथरली की शादी हो गई थी? हाँ, लड़ाई के बीच छुट्टी लेकर शादी करने गया था। उसके वैवाहिक जीवन के बाकी दिनों का हाल आप जानते हैं? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे पूछिए, आप उसकी वाइफ से पूछिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू। एक सेकंड। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी, मेजर क्लॉड इथरली अभी कहां है आपको पता है? जेल में। तुम्हारा अगला गवाह मेजर इथरली? नहीं साधन, अभी उसे और सताने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम मिसेस इथरली को बुलाएं। ठीक है, उन्हीं को बुलाओ। लेकिन साधन, क्यों ना उससे पहले हम चेशायर की गवाही पूरी कर लें? बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। चेशायर? हाँ। विकलांग बच्चों के लिए चेशायर होम का नाम सुना है मैंने। क्या ये वही चेशायर है जिसके चेशायर होम हिंदुस्तान में भी है? हिंदुस्तान में ही नहीं साधन, पूरे विश्व में है। बुलाओ। ग्रुप कैप्टन लियोनार्डो चेशायर। सिर्फ लियोनार्डो चेशायर, एंड आई एम नो मोर अ ग्रुप कैप्टन। ओके मिस्टर चेशायर, मैं आपका बहुत अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा। 2-3 मामूली सवाल है। आपके जो भी सवाल हो पूछो, भरसक जवाब दूंगा मैं। 1945 अगस्त महीने में आप कहाँ थे? रॉयल एयरफोर्स 617 स्क्वाड्रन, ग्रुप कैप्टन। किस जगह पे? टीनियन। शुरू जुलाई में मुझे वहां भेजा गया था। टीनियन के अमेरिकी फौजी अड्डे पर एक ब्रिटिश ऑफिसर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पर। इसके लिए वॉशिंगटन भी राजी हो गया था। मतलब एटम बम के पूरे विध्वंस को अपनी आंखों निहारने के लिए आपको ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनाया गया था? शायद हाँ। इसके लिए आप ही को क्यों चुना गया? ये बात तो मैं अब भी नहीं बता सकता। मेरा दुर्भाग्य समझिए, और क्या। हाँ, शायद यही हो। आप रॉयल एयरफोर्स के बमबार जहाजों में से सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक थे। अनेक जर्मन शहरों पर आपको सफल बमबार हमलों के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। शायद ये सब भी आपकी बदकिस्मती ही था, है ना? हाँ, अब तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। ब्रिटेन की ओर से कोई और भी था? हाँ, एक और थे, सर विलियम पेनी। नागासाकी के हमले में आप थे? हाँ। लीड प्लेन में? नहीं, बाकी के जो 2 B-29 प्लेन थे उनमें से एक प्लेन का पायलट था मैं। क्या हुआ था उसे? मैं ये नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूं कि कई वर्षों तक हर रात किसी भयानक दुस्वप्न से मेरी नींद भाग जाती थी। खासकर जब मैं सैनिटोरियम में था। सैनिटोरियम? सैनिटोरियम में क्यों? मुझे टीबी हो गई थी। तो आपको अभी भी वो दुस्वप्न आते हैं? नहीं, अब जाके मुझे कुछ शांति मिली है। कैसे? पीड़ा को समझने का एकमात्र उपाय है जीसस क्राइस्ट को समझना। जीसस के अलावा यंत्रणा का अर्थ कोई भी नहीं दे सकता। क्राइस्ट के अलावा
यंत्रणा एक अनजाना क्रूर दुर्भाग्य मात्र बनकर रह जाती है। जिस मनुष्य ने हिरोशिमा और नागासाकी को देखा है, उसकी असहनीय अवस्था का अनुमान भी बहुत कठिन होगा। अच्छा मिस्टर चेशायर, नागासाकी हमले की सैनिक सफलता के सिलसिले में एक पायलट की हैसियत से आपकी क्या राय है? राय? कोई राय नहीं। मैं जर्मनी के नाना शहरों पर बड़े बड़े बमबार हमलों में शामिल था। तब अपनी रिपोर्ट में मैंने कई टेक्निकल राय जाहिर की मैंने, लेकिन नागासाकी देखने के बाद मुझमें उस तरह विचार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रही। पूरे शहर की अलग अलग यंत्रणाओं पीड़ाओं का इकट्ठा योगफल निकालने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन सालों साल मैं दुस्वप्न देखता रहा, जब तक मेरी आंखों में शांति पथ, ईसा मसीह की पथ की किरण नहीं फूटी थी। मिस्टर चेशायर, आपने कभी क्लॉड इथरली के बारे में कुछ सुना है? सुना है। सुनकर कैसा लगा? लगा जो मुझे मिला। यदि वो इथरली को भी मिल जाता तो शायद वो बच जाता। साधन, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं। ओके, थैंक यू मिस्टर चेशायर। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड एंड ब्लेस। भगवान और भला। शरद, हाँ क्या है? तू भगवान के भले में विश्वास करता है? साधन, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले हाथ में लिए हुआ काम पूरा कर लो। अच्छी बात है। बोलो फिर अब किसे बुलाओ? मिसेस इथरली? हाँ, मिसेस इथरली। मिसेस इथरली। मिसेस इथरली, आपके पति क्लॉड इथरली के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्लॉड इथरली? वो अब मेरे पति नहीं है। जी हाँ, हमें पता है कि आपने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। जी हाँ, और अर्जी मंजूर हो भी गई। तो क्या आपको क्लॉड से प्यार नहीं था? था, बहुत था। क्लॉड जैसा पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा या जाना था। तो फिर आपने तलाक क्यों चाहा? क्योंकि उसके साथ गृहस्थी चलाना अब संभव नहीं रहा था। क्या मतलब युद्ध समाप्त के बाद क्लॉड इथरली के घर वापस आते ही आपको ऐसा लगा? नहीं, तब तो मुझसे खुश कोई थी ही नहीं। क्लॉड जैसे हीरो बनकर लौटा था। टेक्सास के ग्रासन शहर में विरोचित सम्मान मिला था। शोभा यात्रा, बैंड पताका, नगर सज्जा, मेयर का भाषण, कुछ भी तो कमी नहीं थी। लेकिन क्लॉड। लेकिन क्या? सेरेमनी और रिसेप्शन खत्म होने के पहले ही क्लॉड बाहर भाग निकला। किसी से कुछ कहा भी नहीं। बहुत देर बाद उसे गोदाम से ढूंढ कर निकाला गया। अकेला छिपा बैठा था और रो रहा था। क्या? रो रहा था? हाँ, मैंने क्लॉड को कभी रोते नहीं देखा था। रोना और इथरली एकदम अलग चीजें थी। सभी ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन। शुरू में युद्ध समाप्ति के बाद कुछ लोग शांतिपूर्ण जीवन में खप ही नहीं पाते। सो मैंने भी यही सोचा था, उसे फिर से स्वाभाविक बना लूंगी, ऐसा विश्वास था। तो आप नहीं बना सकी, है ना? नहीं, हालांकि कोई कसर नहीं की कोशिश में मैंने, मगर दिनों दिन हालत बिगड़ती चली गई। क्लॉड आधी रात अचानक जानवर की तरह चीख पड़ता, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट। वही जानवर की सी चीख और फिर क्लॉड थर कांपने लगता, जैसे नरक देख लिया उसने, और फिर चीखने लगता, नो, नॉट नाउ, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर बर्निंग,
Think of the children. उस समय क्लॉड के चेहरे की ओर देखते ही सारी मूक यंत्रणा और भय इस तरह विकृत होकर मेरे चेहरे पर आते कि मैं उसे पहचान भी नहीं पाती। कुछ बोलती तो सुनाई नहीं देता। दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखता और कहता, सामान बांधो, हिरोशिमा जाना है। हिरोशिमा जाकर देखना होगा कि वहां के नन्हे बच्चे बच्चियों का क्या हुआ। They want me to go to Hiroshima, honey, the Pentagon. See, it's an order. It's an order. I don't want to go. I don't want to go, but it's an order. वही काल्पनिक भय उसे तिल तिल कर खा रहा था। पुलिस देखते ही छिप जाता। उसे लगता जैसे उसे पकड़कर हिरोशिमा भेज देंगे। पुलिस क्या, कोई भी वर्दी पहने देखता क्लॉड थर थर कांपने लगता। यहाँ तक कि पोस्टमैन को देखकर भी छिप जाता था। You gotta watch it. Gotta watch that man. He's after me. असंभव, 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 असंभव हो गया था क्लॉड मेरे लिए। भयानक, उन्मादी, पागल होता जा रहा था। उसके साथ गृहस्थी चलाना अब संभव नहीं रहा था। मिसेस अटर्नी, देखिए, मैं समझ सकता हूँ। आप कुछ नहीं समझ सकते, शायद कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। तलाक का केस क्या किया तो सारा शहर अचरज से गूंजने लगा। मुझे राह चलना तक भी कठिन हो गया था। अजीब ढंग से देखते लोग मेरी तरफ, जैसे मैं एक स्वार्थी और ढोंगी लड़की थी जो बीमार और रोगी पति को छोड़ भागी थी। जब आधी आधी रात क्लॉड पागलों की तरह चीख पड़ता था, तब तो किसी ने वो सब नहीं देखा कि कैसे दांत भींच कर भी मैंने उसके पागलपन को संभाला था। कोई समझेगा भी कैसे और क्यों निंदा की और उनका गम हद। देखिए मिसेस अटर्नी, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, विश्वास कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ। अचानक क्लॉड का वो दुस्वप्न चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तलाक के बाद क्लॉड ने क्या किया, अगर आप बता सके तो। दो शब्दों में कहें तो बह गया था वो। ग्रासन छोड़कर टेक्सास सिटी चला गया था। सुना था वहाँ किसी फार्म हाउस में खेतीहर मजदूर बन गया था, मगर वहाँ भी वो यही कहा करता था कि उसे जबरन हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश का हिसाब करने भेजा जाएगा। कुछ दिन ठीक रहता, मगर फिर वही दौरा पड़ जाया करता था कि डॉक्टरों ने जांच कर बताया WACD मिलिट्री हॉस्पिटल, और फिर उसकी सरकारी पेंशन की व्यवस्था कर दी गई। कितनी मिलती थी? ज़्यादा नहीं, $237 महीना। लेकिन कम या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता था उससे? क्यों? उसने एक थैला भी नहीं छुआ था। कहता हत्या का इनाम है। Yes, that's what it is. Premium for the murder. Premium for the murder for what we did to Japanese cities and Japanese children. फिर क्या हुआ? पकड़ा गया। पकड़ा गया? चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। चोरी? हाँ, चोरी। एक बार भी इनकार नहीं किया उसने, और उसने बहुत सी चोरियां कबूल की जो शायद पुलिस कभी नहीं पकड़ पाती। कैसी चोरी? यूं ही उठाए गिरी।
दुकानों और दफ्तरों में घुसकर चोरी किया करता था, और इतने में उसके बैंक में $237 जमा हो जाया करते थे, जिसमें से एक धेला भी नहीं छूता था। चोरी वो रुपयों के लिए करता था? मनोवैज्ञानिकों का कहना था अपने पाप का प्रायश्चित ढूंढा करता था। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी के पाप का प्रायश्चित ढूंढा करता था। अभी वो कहाँ है? फोर्ट वर्थ जेल में। हिरोशिमा और नागासाकी को नक्शे से हटाने में तो कुछ मिनटों का ही वक्त लगा था, मगर उसके मन से उसकी छाप को हटाने में कितना वक्त लगेगा, कौन जाने। थैंक यू मिसेस इथली। साधन तो ये था हमारा एक पक्ष, ये जो आसमान में थे, और अब जो जमीन पर थे। डॉक्टर अराता ओसादा। हाँ, डॉक्टर अराता ओसादा, एमेरिटस प्रोफेसर, एक्स प्रेसिडेंट हिरोशिमा यूनिवर्सिटी। हाँ, बुलाओ। डॉक्टर अराता ओसादा। प्लीज। डॉक्टर ओसादा, आप अपने साथ में लेख लाए? लाया हूँ। कैसे लेख? स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लेख डॉक्टर ओसादा ने लिखवाए थे। 1951 में लगभग 32 स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 1000 लेख लिख के भेजे थे, है ना? 2000। विषय क्या था? सब्जेक्ट? हिरोशिमा का अनुभव। ये सभी पीकादन के दिन हिरोशिमा में ही थे। 8 से 11 साल की ही उम्र थी इन बच्चों की। ये पीकादन क्या है? पीका माने रोशनी, आलोक, दन माने वज्रपात। परमाणु बम को हम लोग पीकादन कहते हैं। आलोक और वज्रपात, इतना कोमल नाम। अब जिन्होंने ये नाम दिया उनकी कल्पना इससे आगे नहीं जा सकी। उन लेखों में से कुछ लेख सुनना चाहेंगे हम। हाँ, सुना रहा हूँ। देखिए, ये स्कूल कॉलेज के बच्चों की भाषा से खेलने की प्रवृत्ति होती है, होगी ही। फिर भी कहूँगा, और भी बहुत कुछ कहना था उन्हें। आप पहले तय कर लीजिए आप कौन सा सुनना चाहते हैं। सभी सुनने लायक है, सभी जानने लायक भी है। डॉक्टर, जो आपको ठीक लगे वही सुना दीजिए। अच्छी बात है। तो फिर ये लो। ईकू मत्सुनागा सन 1945 में 5th ग्रेड की स्टूडेंट थी। तब उम्र रही होगी करीब 10-1 साल। मैं माँ के साथ खाने बैठी थी। बाएं हाथ में कटोरा था और दाएं हाथ में काठी चम्मच। यूं ही एक और हाथ मुंह में डाला कि अचानक चारों ओर से नारंगी रंग की तेज रोशनी। इस रोशनी के बारे में देखता हूं कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रंग लिख रखे हैं। नीला, सफेद नीला, पीला, नारंगी। आंखें इतनी चौंधिया गई थी कि सही रंग समझ नहीं आया। आपको मालूम है ना, जिन्होंने सीधे रोशनी को देखा उनमें से बहुत से लोग अंधे ही हो गए। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बातें आपके किस काम की। हाँ तो फिर आगे सुनिए। हाथ मुंह में डाला और कटोरा चम्मच नीचे रखा। उठकर 4-5 कदम चली। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, बेहोश हो गई थी। जब आँख खुली तो देखा चारों ओर सफेद धुआं छाया है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। उठकर खड़ी हुई कि गिर पड़ी, उठी फिर गिर पड़ी, फिर उठी। अब तक पूरे होश में आ गई थी। देखा मेरा दाहिना पाँव मिट्टी में धंस गया है। एक क्षण तो मैं अवाक रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद जी जान से कोशिश करके पाँव निकाला। मैं कहाँ हूँ,
हम लोग नाम के बाद शान लगाकर बुलाते हैं। ये बच्चे शान को चांद कहते रास्ते हैं। पे निकल के एक राहत की सांस ली ही थी कि दाएं हाथ में भयानक टीस उठी। देखा, कोहनी के नीचे हाथ की चमड़ी बिल्कुल थी ही नहीं, बस लाल लाल लौंदा। घर की तरफ पाँव मोड़ा कि दीदी की पुकार सुनाई पड़ी। उसका चेहरा इतना बदल गया था कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कपड़े तार तार हो रहे थे। दोनों जने घर आए तो देखा घर था ही नहीं, सब कुछ बिछड़कर बराबर हो गया था। इधर उधर ढूंढकर वापस आए तो पिताजी को देखा। वे ईंट मिट्टी हटाकर पता नहीं क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद हिम्मत हार खड़े हो गए। मैंने पूछा, माँ कहाँ है? तो पिताजी बेचैन होकर बोले, मर गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने देखा माँ के माथे में 5 इंच की कील ठुक गई है। उसके बाद बारिश होने लगी। कीचड़ भरा गंदा पानी बरसने लगा। हाँ, एक कोई पागल की तरह जापानी झंडा लहराकर चिल्ला रहा था, वॉन जाए, लॉन्ग लिव। मुझे बड़ी प्यास लगी थी। पास की नदी में पानी पीने गए। ढेरों जोर से चले हुए मुर्दे बहे जा रहे थे। उन्हें एक तरफ धकेलकर मैंने पानी पी लिया। युद्ध हर एक मनुष्य का शत्रु है। हम अगर कभी भी युद्ध समाप्त कर सकेंगे और शांति कायम कर सकेंगे तो समझेंगे कि स्वर्ग में हमारी माँ खुश होगी। डॉक्टर असौदा, अभी और कितना बाकी है? बहुत बाकी है। अभी आपने सुना ही क्या है। वैसे काम की कोई बात नहीं है। उसकी दीदी 9 दिनों के बाद मरी। सबसे बड़ी बहन की तो लाश ही नहीं मिल रही थी। सार्वजनिक चिता में बहुत सारी लाशें डाल दी गई थी। पिताजी उसी चिता में से एक मुट्ठी राख उठा लाए थे। और सुनना चाहेंगे? और भी बहुत है। सभी ऐसे ही हैं क्या? हाँ, सभी ऐसे ही हैं, एक ही से। फिर भी सारे अलग अलग हैं। अलग अलग मनुष्य है ना, अलग अलग जीवन। हाँ, 80,000 अलग अलग जीवन। 80,000 अमेरिकी सरकार के मुताबिक। जानते हैं आप, वॉशिंगटन भी अचरज खा गया था 80,000 सुनकर। इसके हिसाब से तो और भी अधिक होने चाहिए थे। फिर कितने? मेरे हिसाब से 2,47,000। एक ही दिन में? नहीं, एक दिन में नहीं, सब मिलाकर। बाद में जो घायल मरे और फिर रेडियो एक्टिव रे के हमले से मरे, उन सबको मिलाकर 2,47,000। रेडियो एक्टिव का हमला, एटॉमिक डिजीज, इन सबको जापान में क्या कहते हैं? विष स्पर्श। टच ऑफ द पॉइजन। यस। साधन, तुम जानते हो इस रोग का परीक्षण दुनिया में सबसे पहले किसने किया था? नहीं। डॉक्टर मिचिहिको हचैया। हाँ, और उनका सबसे पहला रोगी कौन था मालूम है? नहीं। वो खुद। माफ कीजिएगा, मैंने आपका और इन सब का बहुत समय नष्ट किया। नहीं नहीं डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? जी। ना ना, शर्मिंदा मत कीजिए आप। आपने सब कुछ सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सब बातें कोई सुनना नहीं चाहता, सब भूलना चाहते हैं। ये सब भूलना चाहते हैं, अतीत कहकर दबाना चाहते हैं। जानते हो साधन, ऐसे 100 लेखों को चुन करके एक किताब छपी है। दुनिया में शायद ये पहली किताब है जो छोटे बच्चों के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन छोटे बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है। अब डॉक्टर मीची को चाहिए। हाँ, डॉक्टर मीची को हचैया, डॉक्टर मीची को हचैया। डॉक्टर मिचिको हचिया, डायरेक्टर कम्युनिकेशन हॉस्पिटल। पहले तो मेरे को पहचाना ही नहीं, सोचता था कि बस कटे हुए और जले हुए की घाव किसी बात है, लेकिन बाद में अपने रोग के साथ मिलाकर समझा था। ऐसा केवल मैं ही नहीं, नागासाकी के डॉक्टर शिराबे, डॉक्टर सुगिहारा और भी 2-1 डॉक्टर ने रोग पकड़ना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, और भी है। बम के एपी सेंटर के 500 गज के घेरे में कोई भी नहीं बचा था, और कंक्रीट के दीवार के पीछे जो थे वो उस दिन नहीं, लेकिन उसके 2-4 दिनों के बाद मर गए। लेकिन 500 गज के बाहर जो थे उनमें सबसे ज्यादा मेरे रोगी थे। अब ऐसे ऐसे हमारे पास 200 केस हिस्ट्री है, आप चाहें तो इनमें कोई भी सुन सकते हैं। डॉक्टर, जो आपको ठीक लगे वही सुना दीजिए। ठीक है, सुनाता हूं। नाम तकाता, महिला, उम्र 28, पहली परीक्षा की तारीख 28 अगस्त 1945, विस्फोट के वक्त हाचवड़ी फूड सेंटर में थी, एपी सेंटर से 700 गज दूर। लक्षण दुर्बलता, पेट में दर्द, रह रहकर उल्टी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ताकत और भूख प्यास वापस आ रही थी, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं। अक्सर थकान और जीभ मिचला था, खाने की इच्छा नहीं, फिर भी खूब खाना। उसे तो कई दिनों के बाद बाल झड़ने शुरू हो गए थे। अस्पताल में उसी दिन भर्ती हुई थी। अवस्था सामान्यतया अच्छी, पौष्टिकता की कमी और कमजोरी, माथे के 2/3 बाल नहीं, नारे स्वाभाविक और सांस भी स्वाभाविक, लेकिन यूरिन नेगेटिव। थोरैक्स और एब्डोमेन में कुछ भी स्वाभाविक नहीं था। खून के वाइट ब्लड सेल्स की भी बहुत कमी थी। ये प्रायः सभी केसों में देखा गया कि खून के वाइट ब्लड सेल्स की बहुत कमी थी। सारे शरीर में छोटे छोटे चकत्ते आल्पिन के सिरे के आकार की थी। चकत्ते लाल और बैगनी रंग के थे। खून के एक्सट्रावेसेशन का भी नतीजा अच्छा था, लेकिन 1 सितंबर को चकत्ते की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। आकार पिन के सिरे से बढ़कर उंगली के सिरे के बराबर हो गया। कमजोरी और बुखार, भूख नहीं, स्टूल दिन में 3 बार। और 9 सितंबर को नाड़ी बिल्कुल धीमी हो गई। चकत्ते के आकार में बढ़ोतरी कबूतर के अंडे के बराबर, रंग मटमैला, बैगनी और लाल। और 13 सितंबर को रोगी की मृत्यु हो गई। ऐसा एबीसीसी के डॉक्टर की राय थी। एबीसीसी का मतलब? एटॉमिक बम कंट्रोल कमीशन, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट। उनका कहना था कि रेडियो एक्टिविटी का असर सिर्फ उन्हीं पर हुआ जो वहां पर थे। बम विस्फोट के बाद वहां जाने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हमने देखा कि कई दिनों के बाद भी वहां जाने वालों पर इसका खासा असर पड़ा है। अब चाहे जो भी हो, इस रोग की पकड़ के बाद इसके इलाज की तरीकों के लिए अंधेरे में बड़ी गहरी छानबीन करनी पड़ी। रोगी पर बार बार दवा का प्रयोग करते करते हमें भी दवा का पता चला था। और आपको पता है, इस सिलसिले में मुझे खास सहूलियत हासिल थी, क्योंकि मुझे भी इस रोग ने पकड़ा था, इसलिए प्रयोग और जांच करने में बड़ी आसानी होती थी। लेकिन ऐसा सभी डॉक्टर को सहूलियत नहीं था। लेकिन एक बार कैंसर ने पकड़ा तो इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। मुझे बहुत देर हो गई, अस्पताल जाना है। नहीं, एक सेकंड कहिए। बिकनी में हुए हाइड्रोजन बम की जांच के समय जो लोग रोग के शिकार हुए थे, उनमें और एटम बम के रोगियों में क्या फर्क है? फर्क, हाइड्रोजन बम की तुलना में एटम बम का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर है। और वैसे भी हम विध्वंस की शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो एटम हाइड्रोजन से बहुत छोटा है। लास एलामास के वैज्ञानिकों ने हिसाब लगा करके बताया है कि पृथ्वी के तमाम लोगों को खत्म करने के लिए सिर्फ 400 टन यूरेनियम की जरूरत है। मतलब
शॉल लदी हुई लाड़ियाँ। थैंक यू। थैंक यू। साधन, औरों को बुलाया जाए। घिन आती है मुझे इंसान से और इंसानियत से। बंद करो शरत, बहुत हो गया। बहुत हो गया। हिरोशिमा की विभत्सता की छानबीन करके अब क्या फायदा, और फिर उसका अंत भी कहीं मिलेगा। लोग छत से कुचल कर मरे, आग में जल कर मरे, रोग की पीड़ा से तिल तिल कर मरे। अब जानने को बाकी क्या है। कुछ लोग और भी ढंग से मरे हैं साधन, भय से मरे हैं। भय से? हाँ, भय से। एक और बम का भय। नागासाकी और हिरोशिमा के बाद भी एक और बम, तीसरा बम। लेकिन वो तो। हाँ साधन, यहीं आकर हिरोशिमा और नागासाकी से हम जुड़ते हैं। इसी भय से लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर इसी भय से मनुष्य की चेतना जागती है। प्राणों की आदिमतम अनुभूति है। अगर ऐसा ही है तो रुको साधन, थोड़ा धीरज धरो। डिफेंस में तुम्हारी वकालत में सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1,63,641 गवाहियां सुननी पड़ेंगी। क्या है ये एक नंबर है 163641, एक फाइल कावागुची, एनामन कावागुची। देखो, इसकी गवाही थोड़ी उलट पुलट हो सकती है। दिमागी हालत कैसी है उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, बुलाओ एनामन कावागुची। एनामन कावागुची। कैसे हो एनामन? अच्छा हूं। आजकल क्या करते हो? कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो फिर पेट कैसे भरते हो? पेट? हाँ, फटे चिटे कपड़े उठा लेता हूँ, फटे चिटे कागज बटोर लेता हूँ, बिक जाते हैं। फूटी टीने, लोहा लक्कड़ के टुकड़े, वो भी बिक जाते हैं। नहीं, वो छोड़ो, ये लो, ये लो, ये लो, वो फेंक दो, ये लो, ले लो। रखते क्यों हो अनामन? जलाओ इसे, ये लो। बैठो 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 यहाँ पर। शांत बैठो, बैठ जाओ। लाओ, मुझे दो, फिगर दो। नमन, हम सब हैं यहाँ पर। आराम से देखो, आराम से। शांत शांत शांत। ये लो नमन। है ना मन? तुम पहले क्या करते थे? पहले? हाँ, 1945 अगस्त से पहले। 1945? हाँ, अगस्त? ओह, हिरोशिमा। हिरोशिमा में? काम करता था, नौकरी करता था। अच्छा, कहाँ पर? हिरोशिमा मित्सुबिशी फैक्ट्री। मित्सुबिशी? क्या काम करते थे? इंजीनियरिंग। तुम इंजीनियर थे? हाँ हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर था। अच्छा, 6 अगस्त की बात तुम हमें बता सकते हो याद करके? 6 अगस्त? ओह, बात 6 अगस्त, हिरोशिमा मित्सुबिशी फैक्ट्री। हाँ, 24 घंटे, 12 घंटे की 2 शिफ्ट। पहली शिफ्ट रात 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मैं पहली शिफ्ट में था। अच्छा, हाँ। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? उम्र? हाँ, उम्र 40। मैं 40 का था। उन दिनों मैं बहुत तंदुरुस्त था। लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। उन दिनों खाने पीने की दिक्कत होती थी, लेकिन मैं करता था।
12 घंटे की शिफ्ट में भी मुझे तकलीफ नहीं होती थी। अच्छा, हाँ। आगे बोलो, आगे। आगे? हाँ। फिर सुबह हुई, 8 बज गए, दफ्तरों में लोग बैठे थे। याद आया, ब्लूप्रिंट चेक करनी थी, दस्तखत करने थे दफ्तर में। कारखाने से निकलकर यार्ड में आया। यार्ड की परली तरफ मेरा दफ्तर था। यार्ड में इतना शोरगुल नहीं था, यार्ड शांत था। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, आसमान भी साफ नजर आ रहा था। तभी सायरन बजा। एनामन, शांत। एनामन, ये लो। एनामन, सायरन बजा, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तभी सायरन बजा। सभी लोग कारखाने से निकलकर यार्ड में आए, झुंड बांध कर, और फिर यार्ड से होते हुए शेल्टर में चले गए। मेरे पास से मुझे उतावली नहीं लगी। हिरोशिमा पर कोई बम तो पड़ेगा नहीं, और सारे शहरों पर बम पड़ सकता है, लेकिन हिरोशिमा पर नहीं, और नागासाकी में भी नहीं। हाँ, उसके बाद सभी लोग शेल्टर में चले गए। अंदर मैं नहीं गया। आसमान देखा, ऑल क्लियर बजा। सभी लोग वापस कारखाने में चले गए। अंदर मुझे दफ्तर जाना था। तभी आसमान में एक प्लेन बहुत ऊंचाई पर, हमारा जीरो प्लेन नहीं, अमेरिकन B-29, लेकिन ऑल क्लियर हो गया था, तो भी बम नहीं पड़ सकता। हिरोशिमा पर बम नहीं पड़ सकता। ऑफिस के लिए चला, 2 ही कदम चला था कि एनामन, बाहर आओ। एनामन, चलो बाहर आओ। आग, चारों तरफ आग लगी थी। कारखाने के गोदाम में आग लगी थी। नदी की तरफ भागा। एक नदी में ही आग नहीं थी, नदी के पानी में कूद गया। अनेक लाशें बह रही थी, अनेक जलती हुई चीजें बह रही थी। किसी तरह तैरता हुआ उस किनारे पहुंचा, लेकिन उस किनारे की घास जल रही थी, पेड़ जल रहे थे। वापस मुड़ा, 6 बार इस किनारे से उस किनारे होता हुआ न जाने कितनी दूर चला आया। तब जाके एक किनारा लगा, लेकिन वहां पे भी आग। भागो। इसी तरह तैरना, दौड़ना, भागना और कूदना। 6 घंटों बाद भयानक धूप, भूख लगी, सो गया। शाम को नींद टूटी। उस वक्त ज्यादा दर्द नहीं था। घर को चला, बहुत भीड़ थी, बहुत से लोग ही लोग, लेकिन चेहरे मनुष्यों के से नहीं थे। भीड़ चीर कर घर गया, लेकिन न घर था, न दोस्त। सब कुछ सफाचट हो गया था। बैठा सोचता रहा कि मेरा अपना शहर कहाँ गया। है ना मन? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद? हाँ। उसके बाद एक रेलगाड़ी के डब्बे में घुसकर लेटा और सो गया।
अच्छी तरह याद नहीं। गाड़ी गाड़ी चलती है, रुकती है। गाड़ी एक टनल में काफी देर तक खड़ी रही। सुरंग, अंधेरा। कोई बोल रहा था कि भयानक बमबारी हो रही है। थका था तो सो गया। उठा तो लगा कि युद्ध बंद हो गया। आग नहीं, बम नहीं, जैसे सब कुछ शांत। पता नहीं कितने दिन कट गए इस तरह। फिर एक दिन गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। उतर के देखा, अरे ये तो मेरा अपना शहर है, नागासाकी। पक्षियों की चहचहाट, हरे हरे पेड़, समुद्र की ठंडी ठंडी हवा, आसमान में नीले बादल, आकाश में एक प्लेन बहुत ऊंचाई पर। मैं सड़क के बीच खड़ा हो गया और देखने लगा, ये कैसा प्लेन है? ये चक्कर क्यों काट रहा है? ये बादलों में क्यों गिर रहा है? ये बादलों में घुसता जा रहा है। वो क्या गिर रहा है? वो छोटा छोटा काला काला, वो क्या गिर रहा है? भीगा जा रहा है। मेरा अपना शहर नागासाकी। तीन दिनों में 2 बार पीकादन, 2 एटम बम, 2 शहरों का ध्वंस। जानते हो साधन, अमेरिका के अखबारों ने इससे कम महत्व और दिलचस्पी वाले समाचार करोड़ों डॉलर में खरीदे और छापे, लेकिन ये समाचार उन्होंने नहीं खरीदे। ये है सन 1945 का एनामन, वही एनामन कावागुची। मतलब सन 1947 नहीं, सन 1957 कंधे में दर्द होना शुरू हुआ। शुरू में केयर की नहीं, दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। सारे शरीर में फोड़े निकल आए। सरकारी अस्पताल के मलहम से कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उसे नागासाकी का एक भुक्तभोगी मिला। वो उसे एबीसीसी के स्पेशलिस्ट के पास ले गया। एबीसीसी के स्पेशलिस्ट ने उसकी दिलचस्पी के साथ देखभाल शुरू कर दी। क्यों? उसे एटॉमिक कैंसर था। नागासाकी में एटॉमिक कैंसर के केस कम ही थे। एनामन कावागुची के चीथड़े बटोरने के दिन समाप्त हुए। उसका नाम खत्म होकर के एक नंबर हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी की मिलीजुली संतान 163641। जानते हो साधन, कहा जाता है कि अमेरिका की सरकार ने एटॉमिक रेडियोएक्टिव रिसर्च के ऊपर करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन एटॉमिक डिजीज के इन रोगियों और पीड़ितों के इलाज के लिए एक येन भी खर्च नहीं किया, नॉट ए सिंगल येन। और मजे की बात यह कि इन मरीजों को अमेरिका की खूबसूरत गाड़ियों में लाद करके हॉस्पिटल लाया जाता। जानते हो क्यों? जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ओनली एटॉमिक डिजीजेस एंड फॉर रिसर्च, नॉट फॉर क्योर। आज भी क्या वही हाल है? कौन जानता है साधन। और अब तक भला वो कैसे जिंदा रह सकता है? और फिर क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ देखा है उसे क्या जिंदा कह सकते हैं? क्या तुम इसी को मरा कहते हो? मात्र वही नहीं साधन, तीसरे बम के आतंक से मरने वाला सिर्फ एनामन ही नहीं है, और भी हजारों लाखों एनामन कावागुची हैं। जापान में है, जापान के बाहर हैं।
ना तो वो चीथड़े बटोरते फिरते हैं और ना ही ये जली सिगरेट के टोटे खोसते हैं। रातों में सोए से चीख कर जागते भी नहीं, बस तीसरे बम के आतंक से मन ही मन लगातार भागते फिरते हैं। यूरोप में जो इनसिक्योरिटी का भाव है उसकी जड़ में यही भय है। साउथ एशिया ने भी सुरक्षा के बम बनाए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बम जात, मजहब और देश की सीमा को लांघ कर गिरते हैं। ये किसी भी चीज के पक्षपाती नहीं। सभी जानते हैं कि फिर युद्ध हुआ तो युद्ध नहीं साधन, ये सब तो युद्ध के बाद की बातें हैं। तीसरा बम किसी युद्ध की प्रतीक्षा में नहीं है। मतलब सांजीरो मासूदा। सांजीरो मासूदा। कैसे हो मासूदा? अच्छा। 2-3 सवाल पूछने, ठीक है? नाम? सांजीरो मासूदा। देश? निप्पन, याजू पोर्ट। आजकल काम धंधा? कारीगर, मिस्त्री, कुछ खेत पथार भी है। अच्छा, पहले क्या करते थे? मछली पकड़ने वाला जहाज में खलासी था। आखिरी दिनों में कौन से जहाज पर काम कर रहे थे? फुकुरियो मारू, टूना मछली पकड़ने वाला ट्रायलर, 99 टन, बहुत ही अच्छा जहाज था। फुकुरियो मारू। फुकुरियो मारू का मतलब जानते हो साधन? नहीं। लकी ड्रैगन। लकी बहुत अच्छी किस्मत थी उस जहाज की। रातों रात मशहूर हो गया और उस पर के सभी नाविक भी मशहूर हो गए थे, है ना? हाँ, हम सभी के नाम सभी अखबारों में छपे थे। कब? 1954 जनवरी के अंत में 5 मछली मार ट्रॉलर्स की तरह ही लकी ड्रैगन भी इयाजू के छोटे बंदरगाह से मछली पकड़ने के लिए निकला, है ना? हाँ हाँ। उस साल ठंड बहुत थी, अधिक मछलियां हाथ नहीं आईं। ज़्यादा ठंड होने पर टूना मछलियों का झुंड दक्षिण चला जाता। सो खोजते ढूंढते हम भी दक्षिण की ओर चल पड़े। 1 मार्च को टूना मछलियों का झुंड मिला, लंगर डाला गया, सारी रात जाल फेंका रहा। अच्छा। सुबह मछली लादकर वापस चलना था। उस रात तुम क्या कर रहे थे? मैं वॉच ड्यूटी पे था, डेकी पे था। हाँ, फिर? सुबह की पहली किरण के साथ ही पश्चिमी आसमान से एकाएक भयानक लपट उठी, भयानक रोशनी। सभी अचंभा में थे। बहुत से लोग देखने के लिए डेक पे चढ़ आए। देखा एक नीला बादल नीचे से चक्कर लेता हुआ ऊपर को उठ रहा था। अचानक वो बादल आसमान में सीधा तीर सा उठ गया। नीला रंग गहरे लाल रंग में बदल गया। आसमान और समंदर सब कुछ लगा जैसे खून के रंग में रंग गया। तो कोई भी नहीं समझ सका? अरे किसने अखबार पढ़ा कि जो ख्याल रखता, और पता होता तो क्या उधर ही लंगर डाला जाता। उधर कितनी पास? 100 मील से भी कम। कहाँ से? बिकिनी। 2 मार्च 1954 दुनिया में हाइड्रोजन बम का पहला विस्फोट। तुम्हें याद है साधन? हम लोग छुटपन में रथ यात्रा के मेले में जाते थे और वहां पर हाइड्रोजन गैस के बैलून खरीद कर उनके साथ खेला करते थे।
उसमें धागा बांध करके उसे आसमान में छोड़कर देखते थे कि वो कितना ऊपर जाएगा, तब ये हाइड्रोजन गैस कितनी जानी पहचानी थी, है ना? एक शांतिपूर्ण खेल। उसके बाद उसके बाद एकाएक कोई चीखने लगा। बिकिनी कैप्टन ने लंगर खोलने का ऑर्डर दिया। इंजन स्टार्ट हुआ था कि उसी समय घड़ाम, कान के पर्दे चीरता हुआ धमाका, भयंकर उछल लहरें, जहाज के नीचे लहरें उठ रही थी, जाल फेंका हुआ था, टूना मछली बोझ की बोझ, जहाज वापसी पर था। उसके बाद जहर, केवल जहर ही जहर। जहर? हाँ, आसमान से जहर बरसने लगा। 4 घंटों तक बरसता रहा। पहले तो हमने समझा कुहासा है, उसके बाद लगा शायद बर्फ की भुइयां है, लेकिन वहां बर्फ कहाँ से गिरती। देखा धूल, बारीक पाउडर सी सफेद धूल। टाइफून के बवंडर में ऐसी धूल उड़ते हुए हमने पहले भी देखी थी, लेकिन आकाश से गिरते हुए कभी नहीं। देखते ही देखते शरीर, सिर, सारा जहाज एकदम सफेद पड़ गया। किसी ने हाथ में लेकर देखा, किसी ने मुंह में, किसी ने तो पोटली भर ली। देश में लोगों को दिखाने के लिए सारा जहाज एकदम सफेद पड़ गया था। सो हम लोगों ने पोंछ पाछ के साफ किया। अब किसे पता था कि हम जहर घोल रहे थे। तो कब समझा आपने? दूसरे दिन एक जना गिर पड़ा, शरीर में ताकत ही नहीं। बिकिनी कैप्टन आराम करने का हुक्म दिया। तीसरे चौथे दिन 2 जाने और गिरे, अंदर छाती में जलन, तेज बुखार। नतीजा ये हुआ कि बाकी लोगों का काम बढ़ गया। 7 दिनों के बाद सभी की आंखों से पीप मवाद निकलने लगा। 23 के 23 के साथ यही हुआ। सारे बदन में लाल लाल घाव, बाल झड़ने लगे। बालों के साथ खोपड़ी की चमड़ियां पपड़ी से झड़ती चली जाती। फिर भी जहाज चलाना ही था, काम करना ही था। एक भूतहा जहाज, भूत ही चला भी रहे थे। बाकी दिन किस तरह से निकला मैं ठीक से याद नहीं कर सकता। 12 दिन, 14 तारीख को जहाज याजू पहुंचा, फुकुरियो मारू जहाज। लकी ड्रैगन। सारी दुनिया को उस ड्रैगन की लक के समाचार मिल गए। संसार मुग्ध था। एक छोटे से आदमी की छोटी सी खोपड़ी ने क्या चमत्कार दिखाया था। सिर्फ 9 ही वर्षों में यूरेनियम और प्लूटोनियम को हाइड्रोजन ने 90 साल पीछे फेंक दिया। गुब्बारों में भरी जाने वाली वही शांत निर्दोष गैस, परमाणुओं की जोड़ तोड़ ने मनुष्य के हाथ में एक कैसी अनंत शक्ति दे दी है जो सारी धरती को तहस नहस कर दे। ये छोड़ो अभी इन सब बातों से। मासूद आप आगे बताइए। जहाज से उतरे तो खचाखच भीड़, सभी हमसे परे हट रहे थे। असली कारण छिपा हुआ था, भागते थे सबके सब। दूसरे दिन टोक्यो अस्पताल से घोषणा हुई, हम सभी को एक एक कर टोक्यो चालान कर दिया गया। साधन उसके बाद का ब्यौरा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मौत से लड़कर 23 में से 22 लोगों की जान बचा ली। इन 23 आदमियों की घोर यंत्रणा से हाइड्रोजन बम के महत्व और उससे संबंधित प्रमाण एकत्र कर लिए। मासूदा उस वक्त अस्पताल में ही थे। मासूदा, कितने महीने आप वहां रहे थे? 1 साल 8 महीने। 1 साल 8 महीने। साधन, तुम कितने भी रोग, यंत्रणा और विभत्सता की कल्पना कर लो, लेकिन अकेले पड़े पड़े मासूदा ने उससे बहुत बहुत अधिक भोगा है। नहीं, अकेले नहीं। याजू से महीने में 2 बार माँ आया करती थी। पता नहीं गाड़ी का किराया कहाँ से जुटा लेती। टोक्यो की सड़कों पर माँ अक्सर भटक जाती। माँ मुझसे मिला करती थी, इसीलिए याजू के लोग माँ से कतराते थे। लेकिन माँ मुझसे मिलने में कभी कोताही नहीं करती। चुपचाप आकर बैठ जाती और ताकती रहती। एक दिन तो हंस पड़ी और एक चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी? किसकी? उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। माँ घर नहीं थी। उसने वो चिट्ठी पीछे के बंद दरवाजे से डाल दी। माँ ने समझा अस्पताल में पड़े पड़े मैं ये चिट्ठी पढ़ के खुश हो जाऊंगा।
लेकिन उस दिन मुझे अपने से भी ज्यादा दुख माँ के लिए हुआ। चिट्ठी में लिखा क्या था? अरे लिखा क्या होगा, वही जो लिखा होना चाहिए था। जहर के छुअन से जले हुए रोगी से ब्याह करने की हिम्मत किसमें होती है भला? लेकिन मासूदा, आखिर में किसी ना किसी ने तो तुमसे शादी की ही थी। हाँ, उसे इसी जहर की रोगी की जरूरत थी। टोक्यो अस्पताल की नर्स थी, लेकिन अब हम दोनों ने तो। जानता हूँ मासूदा, जानता हूँ। नहीं, मैं शिकायत नहीं करता। माँ है, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, याजू अस्पताल में काम करती है। अब हमने एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया है। अमीर की सरकार ने मुआवजा दिया था, उन्हीं पैसों से मैं ठीक हूँ, समझे? हाँ। और फिर एक को छोड़ दे तो बाकी सभी की एक ही दशा हुई। क्या दशा? बचे हुए 22 लोगों में से 21 जने बाप बनने के काबिल नहीं रहे। साधन, रेडियो एक्टिव के आघात के कारण जापानियों के लिए यह क्षति सबसे ज्यादा पूर्णी थी। अच्छा मासूदा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए। तीसरे बम का शहीद। साधन, अब लड़ाई की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जानते हो क्यों? अब तक इस धरती पर इतने परमाणु विस्फोट हो चुके हैं कि उनकी रेडियो एक्टिव फॉलआउट का पूरा अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका है। मैं तुम्हें एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। 1945 में हिरोशिमा के एटम बम की शक्ति थी 20,000 टन TNT और 1954 में बिकनी के हाइड्रोजन बम की शक्ति थी 2 करोड़ टन TNT के बराबर, मतलब 1000 गुना अधिक। विज्ञान की जय जय यात्रा। इसलिए कटघरे में इस बार तुम एक वैज्ञानिक को बुलाना चाहते हो? हाँ साधन, वैज्ञानिक को। अच्छी बात है, बोलो फिर किसे बुलाऊं? पहले ये पढ़ो। ये क्या है ये? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। 2 अगस्त सन 1936 को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को यह पत्र मिला था। फ्रांस के लियो और अमेरिका के फेर्मी और सिलट के खोज कार्य में पिछले 4-1 महीनों के दरमियान एक संभावना की सृष्टि हुई है। यूरेनियम का पर्याप्त मात्रा में न्यूक्लियर चैन रिएक्शन करना संभव हो गया है। इससे प्रचंड शक्ति पैदा होगी और प्रचुर मात्रा में एक रेडियो जातीय नया मौलिक पदार्थ मिल सकेगा। लगता है कि निकट भविष्य में इस प्रयत्न को सफलता भी मिल जाएगी। ये नया आविष्कार एक विध्वंसक और अत्यंत शक्तिशाली बम बनाने के काम में लाया जा सकता है। हाँ। तुम इन्हें भी कैदियों के साथ कटघरे में खड़ा करना चाहते हो? कैदी? सिर्फ कैदी ही क्यों कहते हो साधन? गवाह, मुंसिफ, सभी कुछ, ये सब हैं सारे मनुष्य। अच्छी बात है, बुलाओ। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, वो खत मेरा ही है। जब सिलर ने मुझे ये खत लिखने को कहा था, उस वक्त थैंक यू, मैं उनके तर्कों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। किसे पता था कि एक दिन ये विध्वंसक शक्ति हिटलर के हाथ लग जाएगी? तब कौन कह सकता था कि चुप बैठो, शांत रहो, आग से मत खेलो? जब सारा विश्व विनाश की आग में जल रहा था, उस वक्त मुझे क्या अधिकार था कि जो कुछ मैं जानता हूं उसे औरों को न जानने दूं? एक और खत लिखा था मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के नाम, पहले खत के 5 वर्षों के बाद। एक और खत? हाँ, उस वक्त लॉस अलामोस में एटम बम बन चुका था। हिटलर जंग हार गया था, लेकिन यह साबित हो गया था कि उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं थे। सिलर्ड उस वक्त, सिलर्ड ही क्यों, ज्यादातर साइंटिस्ट पागलों की तरह कोशिशों में लगे हुए थे कि इस विध्वंसक दैत्य को फिर से बस में कैसे किया जाए। 1945 रूजवेल्ट के नाम सिलर्ड ने ही ये खत लिखने को कहा था मुझे। इस खत में क्या था?
खत में था कि शत्रु राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और तटस्थ राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों को प्रशांत महासागर के किसी एक निर्जन से द्वीप पे बुलाया जाए, उनकी मौजूदगी में विस्फोट करके परमाणु बम की क्षमता का प्रदर्शन किया जाए, जिसे देखकर शत्रु राष्ट्र युद्ध बंद करने को विवश हो जाएंगे। असंख्य मनुष्यों की जानें बच जाएंगी सिर्फ इस एक उपाय से। सारे विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। रूजवेल्ट माने नहीं। रूजवेल्ट ने यह लेटर पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं? नहीं। सिलर्ड का एक विस्तृत मेमोरेंडम भी पहुंचा था रूजवेल्ट की टेबल पर, लेकिन इसके पहले कि यह खत खोले जाते 12 अप्रैल को अचानक रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। उसके बाद ट्रूमैन के वक्त हम कुछ नहीं कर पाए। सिलर, रोबिन विच, जेम्स फ्रैंक और भी सारे साइंटिस्ट सिर तोड़ कोशिशों में लगे हुए थे। आखिरकार यह मसला एक विशेषज्ञ समिति के सुपुर्द कर दिया गया। उस समिति में सरकार, सेना और 7 प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। उस समिति की राय थी। हाँ साधन, उस पत्र के साथ में एक और कागज है, उसे पढ़ो। उस समिति की तीनों राय उसमें लिखी। 1, जितनी जल्दी हो सके जापान पर इस बम का प्रयोग किया जाए। 2, बम का लक्ष्य कोई मिश्रित स्थान होना चाहिए, मतलब जैसे कोई सैनिक शिविर या कारखाना जिसके चारों ओर घर बार और घनी आबादी हो जो बर्बाद हो सके। 3, बम की शक्ति के बारे में पहले से किसी को भी कोई सूचना नहीं होनी चाहिए। ये आखिरी सिफारिश इतनी भयानक थी कि नेवी के एक प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया, लेकिन बाकी सदस्यों ने नागासाकी के कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं मैंने। 7 वर्षों के बाद किसी ने यूं ही दिखा दिए थे। उनमें से कुछ फोटोग्राफ जापान की पत्र पत्रिकाओं में भी छपे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि अगर मुझे अनुमान होता, मैं वैज्ञानिक नहीं बनता, कहीं मिस्त्री बना रहता। फोटोग्राफ देखने के बाद आपने किसी जापानी प्रकाशक को यह पत्र लिखा था? हाँ। मैं समझता हूं युद्ध काल में भी मनुष्य को मारना हत्या के बराबर ही है। फिर भी युद्ध न हो, इसके लिए जब तक संसार के विभिन्न राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं करते, जब तक उनके आपसी झगड़े शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से नहीं सुलझाए जाते, तब तक उनको युद्ध के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। आज के युग में युद्ध का मतलब है सारे संसार का विनाश, क्योंकि आज की स्थिति में युद्ध की कोई सीमा बांधना संभव नहीं रह गया है। एकमात्र प्रभावशाली उपाय है या तो युद्ध को समाप्त करो या फिर युद्ध के कारण को समाप्त करो। मनुष्य को केवल यही उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जानते हो, विज्ञान के लंबे इतिहास में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या? हाइड्रोजन बम का आविष्कार। काउंसिल फॉर द डिफेंस। काउंसिल फॉर द डिफेंस साधन। शरत क्या है? तू ये सब छोड़ दे मेरे भाई। हाँ? छोड़ दूं? मेरे छोड़ देने भर से क्या ये सब मुझे छोड़ देगा? भूल जा ये सब। भूल जाऊं? कैसे? कोशिश करो, अपने मन को किसी और तरफ लगाओ।
मान लो कोशिश करने से भी भूला जा सकता है, तो मेरा ये तेरा भूलने का क्या अधिकार है? मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसे है? वो जो ऊपर बैठे हैं, जो देश चलाते हैं, वही युद्ध भी चलाते हैं। जब वो ही इस बात को नहीं समझते तो तू या मैं क्या कर सकते हैं? तू और मैं बस के पैसेंजर हैं साधन, पीछे की सीटों पर बैठे हैं। बेपरवाह ड्राइवर 80 मील की रफ्तार से गाड़ी को भगाए चला जा रहा है, तो क्या हम उससे ये नहीं कह सकते, ए भैया थोड़ा आहिस्ता चलाओ, थोड़ा धीरे, उस बच्चे को बचाकर? क्या हम उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं? हाँ, वो पागल है या नहीं? हमें ही अपना ध्यान भटकाना पड़ेगा, खिड़की के बाहर ताकना होगा और कहना होगा वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो क्या इसलिए दीवार से सिर फोड़ी करके अपना जीवन नष्ट कर लोगे, वो भी उस कार्य के लिए जिसमें तुम्हारा कोई दायित्व ही नहीं? नहीं, कौन कहता है? कौन सा दायित्व? 2 दायित्व हैं, पहला मैं और वो ड्राइवर एक ही जात के हैं यानी मनुष्य, दूसरा मैं और वो ड्राइवर इसी शताब्दी में पैदा हुए हैं, इसी 21वीं शताब्दी में। इसी 21वीं शताब्दी में तेरे और उस ड्राइवर के अलावा और भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं, उन सबका दायित्व जिम्मेदार अगर अकेले तेरे का ही है तो? हाँ साधन, सबका दायित्व अकेले का है, मेरा अकेले का है, तुम्हारा अकेले का है, इन सब लोगों का अकेले का है। और यदि इनमें से कोई भी वो दायित्व लेना अस्वीकार कर दे तो? लेना अगर ये लोग अस्वीकार कर भी दें तो भी मुझे ही लेना पड़ेगा साधन। देख मान ले कि आने वाली 30वीं शताब्दी का मनुष्य इतिहास में हमारी कहानी पढ़कर अगर नाक भौं सिकोड़े और हमें उंगली दिखाए, वो देखो 21वीं शताब्दी का मनुष्य आत्मघाती विकृत बुद्धि जानवर। बता क्या जवाब देगा तू? और मैं तो जवाब देने के लिए बचूंगा ही नहीं। लेकिन मैं बचूंगा साधन, मुझे जीवित रहना ही होगा, अपनी शताब्दी का समर्थन करने के लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। शरद, मुझे जीवित रहना होगा। शरद, मेरी शताब्दी का आत्मपूर्ण समर्थन करने के लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। सुनो, 30वीं शताब्दी के मनुष्यों सुनो, 21वीं शताब्दी की बात सुनो। मैं 21वीं शताब्दी का मनुष्य शरद चौधरी विगत मृत ध्वस्त 21वीं शताब्दी का एकमात्र प्रतिनिधि शरद चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी शताब्दी निर्दोष है, झूठी गवाहियों का विश्वास मत करो, झूठे विश्वासों पर फैसला मत देना। मेरी शताब्दी निर्दोष है, बेकसूर है, मेरी शताब्दी बेकसूर है। On stage, who is the producer who has suffered us for 45 days. Please give her a big hand. If you have a producer like this, Delhi theatre is going to go great heights. Thank you, Anuradha. Very nice.